अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 12। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका ये सेकंड लेक्चर है। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सिंपल इनके कॉन्सेप्ट हैं आयनिक कोवलेंट बॉन्ड के और पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तभी आप ये बना भी पाएंगे इनके स्ट्रक्चर, एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड कहाँ पर बनता है और किन एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। सबसे पहले आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के सिंपल डिफाइन है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक एटम ट्रांसफ़र करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के पास। तो आप लिखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू अदर। ये सिंपल डिफाइन। एक चीज़ आप इसमें जो ऐड करेंगे वो आप ये ऐड करेंगे कि आपने इसमें कंप्लीट वर्ड लिखना है कि जब भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा तो वो कंप्लीट ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन फिर उसके अपने पास रह जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल में आप ना ऐसे एटम्स को लें जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकें, जो चाहते हों कि हम अपने एटम्स को निकाल दें, और ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ या एटम के साथ उसका रिएक्शन करवाएं जो चाहते हों कि हम किसी न किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लें। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी है सोडियम की, मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट की ग्रुप 17 के साथ। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन एटम्स हैं कि 1 वाले जो हैं वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो एंड शेल में है वो निकालना चाहते हैं, और 17 जो हैं उनको एक एक ही चाहिए जो वो लेना चाहते हैं। सोडियम के फर्स्ट शेल में हमारे पास होते हैं 2, और सेकंड में 8, और थर्ड में होता है 1। ये फर्स्ट शेल में होता है, ये सेकंड शेल हमारे पास, और ये थर्ड शेल। ऐसे ही हमारे पास जब क्लोरीन को देखते हैं तो पहले में 2, सेकंड 8 एंड थर्ड वन इज़ 7। अब इसको सिर्फ एक चाहिए और ये चाहता है कि मैं अपना एक निकाल दूँ। इसको एक चाहिए और ये चाहता है मैं अपना एक निकाल दूँ। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं। क्यों स्टेबल हो जाएं? क्योंकि जिस तरह नोबल गैसेज हमारे पास हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, वो स्टेबल है। तो जिस तरह कोई भी एटम जो है वो जब अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो वो नोबल गैसेस की तरह अपने आप को करना चाह रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर जो सोडियम है हमारे पास, वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को हमारे सर ने हमें जब पढ़ाया था तब हमें एक बेहतरीन चीज़ उन्होंने सिखाई थी कि आप इस तरह कर लें कि इस पर जुल्म हुआ है और इसके ऊपर ये पॉजिटिव है यानी कि मासूम है, और ये नेगेटिव है छीनने वाला, जालिम है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के हद तक आप ये याद रख सकते हैं। दूसरी बात, कुछ चेंजेस अब इनमें आएंगे क्योंकि जब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला या फिर गेन किया तब इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी आएंगे। बात करते हैं उनके चेंजेस की। जैसे सोडियम है हमारे पास, सबसे पहले इसके पास पहले शेल में, दूसरे में और ये तीसरे में। पहले स्ट्रक्चर इसका ऐसा था, इसने क्या किया, अपने आप को एक, दो, और ये सेकंड में 8, ठीक है। तब इसका एक शेल जो है ये निकल गया, तो इसका साइज़ हमारे पास बिगर है और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल है। आप इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर लें ताकि आपको फ़ौरन से इसका जो डिफरेंस है वो वाजे होने लग जाए। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का पहले स्ट्रक्चर छोटा था, फिर वो क्या करेगा, अपना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसके पास 7 थे, अब एक और इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा तो वही, लेकिन उसकी जो खींचने की एबिलिटी है, जो पावर है उसके पास, वो उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बॉन्ड बनता है एनर्जी लूज़ होती है। पहले कॉन्सेप्ट में हमने इसी चीज़ को पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, बॉन्ड बनता है, एनर्जी लूज़ होती है, और एनर्जी अगर लूज़ होगी हमारे पास तो क्या हो जाएगा कि एक एटम स्टेबल होगा। तो जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, अब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे और 10 रह जाएंगे, तो 10 एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नियॉन का, जो एक नोबल गैस है जो स्टेबल है। तो सोडियम भी क्या हो जाएगा फिर? स्टेबल। इसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन पहले 17 थे एटम इसके, इलेक्ट्रॉन इसके पास। जैसे ये एक और गेन करेगा इसके हो जाएंगे 18, तो 18 नंबर है आर्गोन का हमारे पास। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक स्टेबल एटम हो जाएगा। तो जब भी एक एटम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है और अपने कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन और अपने आप को एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लेता है, तो उसको कहते हैं हम केमिकल बॉन्ड। अब हमारे पास ये सोडियम था, ये क्लोरीन था, इसने अपने आप को बना लिया सोडियम क्लोराइड। और इसका एक और दूसरा नेम है जो हम इसको कहते हैं कॉमन साल्ट, जो अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। ये होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। सेकंड आ जाता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। सिंपल बॉन्ड ऐसा जिसमें एक एटम्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब इसमें ऐसे कौन से हैं कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको 3 चीज़ें पढ़ाई थी कि अगर हमारे पास एक एटम के पास 1 से 3 होंगे तब वो क्या कर देगा? उनको लूज़ कर देगा। अगर 4 होंगे तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा। और अगर उसके पास 5 से 7 तक हैं तो वो क्या करेगा? गेन करेगा। और वही मैंने बात की थी आपसे डुप्लेट रूल की, अगर 1 होगा तो वो हमेशा क्या करेगा? शेयर करेगा। ऐसा एटम जो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है तो वो हमेशा शेयर करेगा, वरना वो शेयर नहीं करेगा। अगर वो ऑक्टेट रूल को यूज़ कर रहा है और उसके पास डुप्लेट रूल कंप्लीट है, तो यहाँ पर बात हमारी आ जाएगी कि ऐसा हम लेंगे, या तो वो डुप्लेट रूल में आ रहा हो या फिर वो ऑक्टेट रूल में आ रहा होगा, तो उसके पास 4 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कार्बन की। कार्बन हमारे पास है, ये बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन हमेशा क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा CO2। ये क्या हुआ? यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स और ना ही कार्बन दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर क्या होगी? शेयरिंग होगी कि दोनों अपने आप के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर लेंगे और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, और जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी होती है डबल कोवलेंट बॉन्ड और तीसरी होती है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा एटम जो वो दूसरे एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसको हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल यहाँ आ जाएगा एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लेंगे जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो ये ऐसे बॉन्ड हैं जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में भी आप यही लिखेंगे कि ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ, उसको हम कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे बनाएं कि जिसमें
आप डिफरेंट एटम लें या फिर सेम एटम ले लें तो कोई मसला होगा नहीं, आप सेम एटम के दरमियान भी बना सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का बना देते हैं और हम बना लेते हैं ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। इस तरह हमारे पास बन जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आप यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बना सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा H2। ऐसे ही आप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जब डिफाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड इन विच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या कर लेंगे, हम नाइट्रोजन को ले लेंगे जो 3 बॉन्ड बनाता होता है। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। आगे हमारे पास इसकी वैसे एक और टाइप्स है जिसको हम कहते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इतना कोई मुश्किल ये नहीं है, इसका भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोवलेंट बॉन्ड आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा तब उसे हम कहेंगे नॉन पोलर, और जब वो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा तब हम उसे कहेंगे पोलर। तो सिर्फ चेंज इतना सा आएगा कि जब वो आइडेंटिकल कहेगा तब हमारे पास आ जाएगा पोलर, और जब वो डिफरेंट कहेगा तब हम उसे कह देंगे कि वो नॉन पोलर है। इसकी मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि पोलर और नॉन पोलर हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, अगर तो वो दोनों सेम है तो वो दोनों एक ही ताकत से जो इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं उनको खींच रहे होते हैं। तो शेयर्ड पेयर जो ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ना तो इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं और ना ही इसकी तरफ, दरमियान में रहते हैं, तो कोई भी पोल नहीं बनता हमारे पास, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर। और जब भी हमारे पास किसी अलग डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है तब क्योंकि दोनों की खींचने की सलाहियत जो होती है वो डिफरेंट होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम, तो हाइड्रोजन के पास से जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा क्लोरीन के पास, बॉन्ड बना रहेगा, लेकिन जो शेयर्ड पेयर यहाँ पर हमारे पास बना इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसकी तरफ रहेंगे, क्लोरीन की तरफ से, इसलिए हम इसको कहते हैं पोलर। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में यहाँ पर पोल बन जाता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है पोलर एंड नॉन पोलर का, कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान बनेगा उसे हम कहेंगे नॉन पोलर, और ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा उसे हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ये भी एक टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की। तो इसमें भी क्या होगा, शेयरिंग होगी। अब शेयरिंग किस तरह से होती है इसमें, तो इसकी आप सिंपल डिफाइन करेंगे कि ऐसा एटम, या फिर आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जिसके पास लोन पेयर होना ज़रूरी है, मतलब उसने बॉन्ड किसी और एटम के साथ बनाया हुआ पहले से है, लेकिन फिर भी उसके पास जो लोन पेयर मौजूद है तो वो क्या करता है, उसको शेयर कर लेता है दूसरे एटम के साथ। तो इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि किसी दूसरे एटम के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेना ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। यहाँ पर हमारे पास फिर दो डिफाइन आती हैं, डोनर और एक्सेप्टर। सिंपल सी बात है, जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो डोनर होगा, और उसी के उल्टा जो एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या होगा, एक्सेप्टर। ठीक है, ये दो डिफाइंस हैं कि एक एटम जो डोनेट कर रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोनर, और दूसरी तरफ जो एटम उसी शेयर्ड पेयर, उसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। अब यहाँ पर मैं ना बात कर रहा हूँ बार बार लोन पेयर की, जिसकी शायद आपको अभी तक समझ नहीं आ रही। देखिए हमारे पास ना एक एटम है, जैसे ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, वाटर की भी। ठीक है, ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो आती है, पहले शेल में इसके पास आते हैं 2 और दूसरे में आते हैं इसके पास 4, टोटल इसके पास होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, 2 इसको और चाहिए होते हैं। तो अब इसके आखिरी शेल में हमारे पास यहाँ पर 6 हैं, यानी कि इसने बॉन्ड जो बनाने हैं वो कितने बनाएगा, ये 6। लेकिन 6 बॉन्ड कभी भी एक एटम नहीं बना सकता। एक एटम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बॉन्ड 4 बना सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी और एटम जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकता।
अब उसकी वजह क्या है कि एक एटम जो है वो सबसे ज़्यादा बॉन्ड अगर बना सकता है तो वो 4 ही बना सकता है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, 6 इसके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, आप कहते हैं ये 6 बॉन्ड बनाएगा। अगर ये पहले 2 को इस्तेमाल करता है, 4 अभी इसके बकाया रह जाते हैं, सिर्फ 2 को इस्तेमाल करता है, 2 बॉन्ड बना लेता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इसने जो दूसरे के साथ शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, ये कितने हो गए 4, 4 इसके पास पहले हैं, तो ये 4 और 4 कितने हो गए 8। टोटल कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 8, तो ये क्या हो जाएगा इसका दूसरा शेल भी कंप्लीट। अगर ये 6 बनाएगा ये तो ऑक्टेट रूल को ख़त्म कर देगा अपने, यानी कि एक लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। ये पहले में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए, इसके पास हैं 6, इसको कितने की ज़रूरत है 2, तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा 2, ये उसने पहले बनाए हुए हैं। अब जो 4 इसके पास पड़े हैं वो क्या हैं इसके, वो हैं इसके लोन पेयर जो इसके काम के नहीं है। तो एक ऐसे एटम के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर का होना जो बॉन्ड नहीं बना रहे किसी के साथ, उनको हम कहते हैं लोन पेयर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगा कमेंट में ही। अब हम एक एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं। हमने वाटर शुरू किया हुआ, हम वाटर को ही ले लेते हैं। यहाँ से हमने वाटर को लिया, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। अब एक हम कहते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके ऊपर H पॉजिटिव है, जिसको लोन पेयर चाहिए। अब यहाँ पर हमने एटम भी तो वो लेना ना जिसको लोन पेयर चाहिए होगा, ऐसा थोड़ा ना एटम ले सकते हैं जिसको चाहिए ही ना हो। तो एटम वो जिसको लोन पेयर चाहिए हो, जिसको ज़रूरत हो, और ऐसा एटम लेना है जो दे सकता हो, तभी आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वरना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कभी भी नहीं बनता किसी भी एटम के दरमियान। अगर कोई ऐसा आ रहा हो जिसको ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा हो रहा है जो देना नहीं चाहता, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। अब इसके पास एक पॉजिटिव ऊपर बना हुआ चार्ज, जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था जो किसी ने इससे खींच लिया। अब इसके बाद क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन जो इसके न्यूक्लियस में है, जिसने इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन भी इसके पास अब नहीं रहा, तो अब इसको कितने चाहिए अपना पहला शेल मेंटेन करने के लिए 2। तो ये लोन पेयर इससे ले लेगा ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा, फिर एक लोन पेयर किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास, और एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ बच गया। जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्ट्रक्चर पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी एक एटम दूसरे एटम को आयन देता है तो लेने वाले का चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। या फिर आप ऐसे अगर नहीं कहते तो आप ये समझ लें कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स देता है तो देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज पूरे स्ट्रक्चर पर आएगा। ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का साइन, एक कंप्लीट एरो। हम यहाँ एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ लगेगी। मिसाल के तौर पर हम अमोनिया की कर लेते हैं, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। अब अमोनिया हमारे पास है, इसके पास कितने एच होते हैं, नाइट्रोजन, इसका सिंबल फार्मूला होता है NH3, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एंड दी थर्ड वन इज। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है। क्यों, नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 7, तो पहले में 2, दूसरे में 5। अब ये नहीं है कि 5 बॉन्ड बना लेगा, नहीं, जितने की ज़रूरत होती है एक एटम को वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। इसको कितने की ज़रूरत है, 3 की, इसके पास कंप्लीट हो जाएंगे 8, वो इसने पहले से बनाए हुए हैं। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है ये चाहता है कि अपना लोन पेयर किसी को दे दे, तो हमारे पास एक डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये हमारे पास नाइट्रोजन का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम बना लेते हैं बोरोन का, ठीक है। अब बोरोन जो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले में 2, दूसरे में 3। अब इसको क्या है चाहिए और 3 बॉन्ड, 5 इसको और चाहिए वैसे, जिससे इसका कंप्लीट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये 5 के 5 ही बॉन्ड बना लेगा। अब इसने जो पहले 3 इसके पास थे
इसने 3 पहले से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कितने हो गए इसके पास 6। इसको और कितने चाहिए 2, वो 2 कौन दे देगा इसको नाइट्रोजन। तो ये अब कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसे एक लोन पेयर चाहिए जो इसे नाइट्रोजन दे देगा। तो जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं लगेगी कि एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसके आखिरी शेल में कितने थे, उसने कितने बनाकर कितने कर लिए, अब उसको कितने चाहिए, तो वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि लोन पेयर किसी एक इलेक्ट्रॉन एटम को चाहिए होता है और दूसरा जो देने वाला होता है, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बार बार बताने का सिर्फ यही मकसद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट तौर पर आपको समझ आ जाए। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले H, उसके बाद आ जाएगा N, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। अक्सर बच्चे ना स्ट्रक्चर बनाते हुए भी गलती करते हैं। अब देखें, मुझे पता था मैंने यहाँ से ये रिएक्शन करवाना है, तो मैंने इसके जो 3 थे उनको इस साइड पे रखा, इसके जो 3 थे इनको इस साइड पे रखा। स्ट्रक्चर बनाते हुए भी थोड़ा सा ध्यान दे तो आपका स्ट्रक्चर सही बनता है, आपको बार बार कटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेपर में कटिंग अक्सर बच्चों की हो जाती है, जिससे एग्जामिनर जो है उसको बार बार तंगी होती है पढ़ने में और फिर वो नंबर काट जाता है आपके। सॉरी, फ्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, नाइट्रोजन अमोनिया ने क्या किया है, अपना लोन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को दिया है, जिससे यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा यहीं तक का था। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हों तो आप लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह सारी वीडियो जल्द अज जल्द पूरी 9th क्लास के 7 चैप्टर्स की जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद 10th और उसके बाद 11th और 12th चैप्टर को, आप 12th क्लास की केमिस्ट्री आपको सारी समझाऊंगा। मैं जानता हूँ अक्सर बच्चे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसते हैं और कुछ बच्चे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंसते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज तक का हमारा लेक्चर यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।